नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, इस देश में आस्तीनों के सांपों की कोई कमी नहीं है। पहले ही आतंकियों के आका कम नहीं थे कि इसके बाद माओवादियों ने और अर्बन नक्सलियों ने खूब देश को तोड़ने की कोशिश की थी और इसको खूब अंजाम पहुंचाया था। अब इसको लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसके मद्देनजर रखते हुए आतंकियों और माओवादियों ने हाथ मिला लिया था। ठीक उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान और चीन ने LAC और LOC पर हाथ मिला रखा था भारत के खिलाफ। लेकिन क्या है ये पूरी खबर, जिसके बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। राजनीतिक महकमों सहित इस देश की सारी सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट हो गई हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे उन तमाम राज जो इसमें खुलने वाले हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से भीमा कोरेगांव मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA जांच में बड़ा खुलासा हुआ था। NIA जांच में सामने आया था कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए दलित मुस्लिमों को मिलकर एक हथियारबंद संगठन खड़ा करने की साजिश रची जा रही थी। आरोपी रोना विल्सन से मिले दस्तावेजों से कई अहम सुराग हाथ लगे थे। NIA ने जांच में सामने आया था कि सांप्रदायिकता का विरोध करने के नाम पर एक संगठन करने की कोशिश की जा रही थी। संगठन में दलित और मुस्लिमों को जोड़ने की तैयारी की जा रही थी। इसी साजिश के तहत तमिलनाडु, गुजरात में कई दलित संगठन बने हुए थे। ये संगठन हिंदू संगठनों के खिलाफ दलित मुसलमानों को भड़काने की साजिश रच रहे थे। NIA की चार्जशीट में जिक्र है कि भीमा कोरेगांव मामले में रांची के गिरफ्तार हुए स्टेन स्वामी ने माओवादियों गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित CPI माओवादियों से 8 लाख रुपए लिए थे। स्टेन के घर से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। इन दस्तावेजों से कई अहम सुराग हाथ लगे थे। कई कामरेड के बीच सांकेतिक भाषा में पत्र व्यवहार और शहरी गुरिल्ला प्रणाली पर आधारित किताबें भी मिली थीं। NIA ने अपने आरोप पत्र में आरोपी रोना विल्सन के बारे में जिक्र किया था। इस बात का भी उल्लेख था कि तमिलनाडु में दलित संगठन खड़े किए जा रहे थे। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में मुस्लिम अल्पसंख्यक को उग्रवादी परीक्षण दे रहे थे। ऐसी गतिविधियां दलित मुस्लिमों को आतंकवादी संगठन की तरफ आकर्षित कर रही थी। रोना विल्सन से मिले दस्तावेजों से कई क्षेत्रों में नक्सली रणनीति का खुलासा हुआ था। NIA की चार्जशीट में सामने आया था कि स्टेन स्वामी ने दलित और मुस्लिम ताकतों को मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रची थी। साथ ही आरोपी गौतम नवलखा के बारे में खुलासा हुआ था कि वह सरकार के खिलाफ बुद्धिजीवियों को एकजुट कर रहा था। नवलखा ने 2010 से 2011 के बीच 3 बार अमेरिका का दौरा किया था। नवलखा पाकिस्तान की ISI के सक्रिय सदस्य गुलाम नबी फई के संपर्क में था, जिसके बदले में उसने नवलखा को ISI के जनरल से मिलवाया था। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मोदी 15 राज्यों में भाजपा को स्थापित करने में सफल हुए थे। यदि ऐसा ही रहा तो भी मोर्चे पर पार्टियों के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सभी मोर्चे पर पार्टियों के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, ऐसी बात इसमें कही जा रही है। आपको बता दूं कि कॉमरेड किसान और कुछ अन्य सीनियर कॉमरेड ने मोदी राज को खत्म करने के लिए कुछ मजबूत कदम सुझाए थे। हम सभी राजीव गांधी जैसे हत्याकांड पर विचार कर रहे थे। ये आत्मघाती जैसे मालूम होते हैं और इसकी भी अधिक संभावनाएं थी कि हम असफल हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उन्हें लगता था कि पार्टी उनके प्रस्ताव पर विचार करे। उन्हें रोड शो में टारगेट करना एक असरदार रणनीति हो सकती थी। ये आपने सुना कि किस तरह से साजिश रची जा रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है ये। और अब मैं आपको एक वार्ता याद दिला दूं कि कुछ समय पहले जैसी हिंसा महाराष्ट्र में बीतों दिनों हुई थी और जिस स्तर का तनाव इसने फैलाया वो देखकर कम से कम
बुद्धिलबद वाला इंसान भी बता देगा कि इसमें कोई साजिश जरूर थी, इसके पीछे कोई बड़ा और शातिर दिमाग था और ऐसा कुछ दलित लोग सिर्फ अपने लेवल पर नहीं कर सकते। चलिए एक कदम से किसी निष्कर्ष पर आने से पहले इसकी गहराई समझ लेते हैं कि आखिर है क्या ये। जिस दिन जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद को भीमा कोरेगांव युद्ध की जयंती पर रखे गए कार्यक्रम में बुलाया गया था, जी हाँ दोस्तों, उस समय की हम बात कर रहे हैं, मगर दोस्तों आपको बताऊंगा ये बात पूरी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से आप देखते हैं कि किसान आंदोलन में इन तमाम लोगों की तस्वीर भी दिखी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर हम एक नजर डालें सीएए के जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे तो उसके मद्देनजर रखते हुए इनका नाम भी सामने आया था। जी हाँ दोस्तों, उमर खालिद और मैं शर्जील इमाम की बात कर रहा हूं, इन दोनों का नाम सामने आया था। तो उसके मद्देनजर रखते हुए मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके जहन में क्या विचार आते हैं, ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जैसा आप देखते हैं सीएए से लेकर किसान आंदोलन तक इनके ही नाम चलते रहे, ऐसा क्यों? इसका जवाब आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। तो अब मैं वापस लौट रहा हूं अपनी बात पर। सीधे आपको बता दूं कि किस तरह से उन्हें बुलाया गया था। बहुत से राजनीति के पंडितों ने भांप लिया था कि वहां कुछ तो गड़बड़ होने जा रही थी। अब आप ही सोचिए कि कोई क्यों उमर खालिद को ऐसे आयोजन में बुलाएगा, ऐसे शख्स को जिसने जेएनयू जैसी जगह पर बेधड़क होकर भारत विरोधी नारे लगवाए थे, जिसने अफजल गुरु जैसे भारत की संसद पर हमले की साजिश रचने वाले आतंकी की पैरवी की थी। इस बात को सोचने का एक और ढंग है। अब ऐसा तो है ही नहीं कि यह आयोजन पहली बार किया गया था, बल्कि सालों से किया जाता रहा था। लेकिन फिर यह हिंसा इस बार ही क्यों भड़की गई थी, इसका भी सीधा कनेक्शन आप जिग्नेश और खास तौर पर उमर खालिद की इस कार्यक्रम में उपस्थिति से जोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपने देखा हो तो इस हिंसा के दौरान जिस तरह के झंडे लहराए गए थे और जिस तरह के स्लोगन से वो जगह गूंज रही थी, इस पर ध्यान दें तो लगेगा जैसे इसमें नक्सलियों और इस्लामिक संगठनों की भी संतुलित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भयानक राजनीतिक साजिश के तहत दलित वोट और मुस्लिम वोट का खेल रही थी विपक्ष। देश में असहीन अराजकता फैलाकर देश में आग लगाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर वो 2019 में यदि बीजेपी को हराना चाहती है तो बीजेपी के साथ आए सभी वर्गों को तोड़ना होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, या चाहे खुद हिंदू में ओबीसी वर्ग का हो। नगर जानता था कि यह सब सच समझ चुकी है कि इन सब के पीछे कांग्रेस का दिमाग हो सकता है, जो सत्ता में आने के लिए झटपटा रही थी। इसीलिए चाहे जेएनयू का कुख्यात उमर खालिद हो, कन्हैया कुमार हो, या खुद गुजरात की जनता को जाति के आधार पर तोड़ने वाला जिग्नेश मेवानी ही क्यों ना हो, सबको पोषित कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों ये थी सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और साथ ही हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।